इस दुनिया का एक अमेजिंग सा लॉ है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यानी कि एनर्जी हमेशा कंजर्व्ड रहती है। एनर्जी को नहीं हम बना सकते हैं, ना ही हम मिटा सकते हैं। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। अब इसी के बारे में और समझते हैं एक एग्जाम्पल की मदद से। मेरे पास यहाँ पे एक ब्लॉक है कुछ 1 kg मास का, और ये धरती की सरफेस से कुछ 10 मीटर की ऊंचाई पर रखा हुआ है। तो इस ब्लॉक के पास कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, और वो होने वाली है पोटेंशियल एनर्जी। अब इसके बारे में डिटेल में हमने बात किया था कुछ पिछले वीडियो में। तो अगर तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा हो कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है और इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो तुम कुछ पिछले वीडियोस को एक बार देख के आ जाओ। अब देखो, पता लगाते हैं कि इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है कितनी। तो पोटेंशियल एनर्जी, या फिर इस केस में मैं कहूं तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये हो जाएगी mgh, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू हाइट अबव द सर्फेस ऑफ अर्थ h। अब m की वैल्यू है 1 kg, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये होती है 9.8। वैसे हम इसे अप्रॉक्सीमेटली मान लेते हैं 10 ताकि कैलकुलेशंस ईजी हो जाए। तो यानी कि मैं कहूँगा मास हो गया 1 kgs, यूनिट्स को यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं ताकि थोड़ी जगह बच जाए, इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो कि है 10, इनटू हाइट अबव द सर्फेस ऑफ अर्थ, और ये भी है 10। तो यानी कि मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी ये आ जाएगी 100, और यूनिट्स हो जाएंगे जूल, न्यूटन मीटर या फिर जूल। तो इतनी तो हो गई पोटेंशियल एनर्जी। अब अगर मैं इस ब्लॉक को यहाँ पे छोड़ दूं तो ये ब्लॉक नीचे की तरफ गिरने लगेगी, क्योंकि ग्रेविटी इसे नीचे की तरफ खींच रही है, और ये ग्रेविटी इस ब्लॉक को एक्सेलरेट करेगी, इसकी वेलोसिटी को बढ़ाती जाएगी। तो अगर मैं कहूं कि ब्लॉक जस्ट हिट करने वाला है ग्राउंड को, उस समय कितनी एनर्जी है ब्लॉक के पास, कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, तो तुम क्या कहोगे? तो जब ये ब्लॉक जस्ट हिट करने वाला होगा, एकदम यहां पे होगा, तो उस केस में हाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ ये तो हो जाएगा 0। यानी कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इस केस में वो तो हो जाने वाली है 0। तो फिर ये एनर्जी गई कहाँ आखिरकार? हमने तो बात की थी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की, लेकिन यहाँ तो एनर्जी कंजर्व नहीं है यार। तो देखो, एक और चीज होती है, वो ये कि एनर्जी अपना फॉर्म बदल सकती है। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी किसी और एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। अब देखो, मान लेते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल भी एयर रेजिस्टेंस नहीं है, यानी कि फ्रिक्शन बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, कोई भी हीटिंग नहीं होगी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी हीट एनर्जी में तो कन्वर्ट नहीं हुई। लेकिन हाँ, एक और ध्यान देने वाली बात है, वो ये कि ये ब्लॉक एक्सेलरेट कर रही थी, यानी कि जब ये ब्लॉक यहाँ नीचे तक पहुंचेगी तब तक इसकी वेलोसिटी बढ़ के बहुत ही बड़ी हो जाएगी। यानी कि इस समय ब्लॉक के पास एक बहुत ही बड़ी वेलोसिटी है, जिसके कारण इसके पास एक बहुत ही बड़ी काइनेटिक एनर्जी होगी। अब इसके बारे में भी हमने डिटेल में बात किया हुआ है पिछले कुछ वीडियो में, काइनेटिक एनर्जी। तो यानी कि पोटेंशियल एनर्जी ये पूरी की पूरी कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी में, यानी कि पूरी की पूरी 100 जूल्स ये मिलने वाली है काइनेटिक एनर्जी को। काइनेटिक एनर्जी बराबर होने वाली है 100 जूल्स के। अब काइनेटिक एनर्जी को कैसे कैलकुलेट करते थे? तो इसका फॉर्मूला था हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, स्पीड ऑफ द बॉडी की होल स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले की मदद से मैं स्पीड को कैलकुलेट कर सकता हूं। तो आओ कैलकुलेट करते हैं। दोनों साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ से 2 गायब, और यहाँ आ जाएगा 200, और दोनों साइड में मास से डिवाइड कर दूंगा तो ये हो जाने वाला है 200 डिवाइड बाई मास ऑफ द बॉडी, जो कि खैर 1 ही है, 1। ये दिस इज इक्वल टू वी स्क्वायर। वी स्क्वायर को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, वी स्क्वायर। अब दोनों साइड अगर मैं रूट ले लूंगा तो मेरे पास वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी, और ये हो गई v इज इक्वल टू √200, और ये हो जाएगा 10 इंटू √2, और 10 √2 होता है 10 इंटू 1.414, यानी कि 14.1 मीटर पर सेकेंड। इतनी वेलोसिटी हो जाएगी ब्लॉक की। अब तुम्हारे दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा, अगर हमें सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी ही निकालनी थी तो उसके लिए एक नए टर्म का इस्तेमाल करने की क्या जरूरत थी? यहाँ इस एग्जाम्पल में मैं वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन, काइनेमेटिक इक्वेशन लगाता और वेलोसिटी का आसानी से पता लगा लेता। तो हाँ, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। इस एग्जाम्पल में तो हम बिना एनर्जी की बात किए हुए वेलोसिटी को निकाल सकते थे काइनेमेटिक्स की मदद से। लेकिन अगर मान लो कि तुम्हारा एग्जाम्पल कुछ ऐसा होता, ब्लॉक को वर्टिकली नीचे गिराने के बजाय मैं अब इस आइस के पहाड़ पे गिरा रहा हूँ, और ये पहाड़ कुछ ऊबड़ खाबड़ है, तो ये ब्लॉक कुछ ऐसे जाएगी नीचे, फिर ये ऊपर, और फिर ये नीचे ऐसे कुछ निकल के आ जाएगी। तो जब ये ब्लॉक यहाँ नीचे पहुंच रही है तो इसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होने वाली है। अब मैं अगर तुमसे पूछूं कि ये वेलोसिटी का पता लगाओ, तब तुम क्या बोलोगे? तो देखो, इस केस में तो हम काइनेमेटिक इक्वेशन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, बहुत समय लगने वाला है। यहाँ पे एक्सेलरेशन कुछ अलग दिशा में होने वाला है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ये हर वक्त चेंज होती जा रही है। यहाँ देखो, डिस्प्लेसमेंट अलोंग द सरफेस कुछ एस एंगल पे है,
और यहाँ पे कुछ इस एंगल पे है और यहाँ पे वापस से कुछ इस एंगल पे है। तो इस सवाल में काइनेमेटिक इक्वेशन का इस्तेमाल करके वेलोसिटी निकालने के लिए तुम्हें कैलकुलस वगैरह का इस्तेमाल करना पड़ेगा और ये सवाल बहुत ही लंबा हो जाने वाला है। लेकिन अगर हम एनर्जी का इस्तेमाल करें तो ये सवाल बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। देखो यहाँ पे भी एनर्जी स्टार्टिंग में इसके पास केवल पोटेंशियल एनर्जी है, वो है mgh यानी कि 100 जूल्स। अब जब ये ब्लॉक नीचे पहुंच रहा है तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी तो है नहीं, जीरो हो जा रही है क्योंकि हाइट अबव द ग्राउंड ये जीरो है। तो यानी कि वो सारी एनर्जी जाएगी कहाँ? किसी और एनर्जी के फॉर्म में। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड। तो अब ये एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये ट्रांसफर हो गई किसी और एनर्जी के फॉर्म में। अब देखो मैंने बर्फ इसलिए लिया ताकि हम फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट कर सकें। यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, यहाँ पे कोई एयर रेजिस्टेंस भी नहीं है मान लो। तो यानी कि पोटेंशियल एनर्जी ये हीट एनर्जी में तो ट्रांसफर नहीं हुई है। अब देखो जब ब्लॉक यहाँ पहुंच रही होगी तो उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अब इस वेलोसिटी के कारण इस ब्लॉक के पास एक काइनेटिक एनर्जी होगी। तो यानी कि पूरी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में। ये 100 जूल्स कन्वर्ट हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी में और वैसे फिर से हम वेलोसिटी का पता लगा लेंगे हाफ mv स्क्वायर करके और वेलोसिटी इतने ही आने वाली है 14.1 मीटर पर सेकेंड। बस क्या होगा कि ये अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होने वाली है। तो यही फायदा होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल करने से। हमने इस पूरे बहुत ही बड़े भारी दिखने वाले प्रॉब्लम को आसानी से बना लिया बस 2 लाइन में ही। अब देखो इसका एक और फायदा है, ये केवल स्टार्टिंग से लेके एंडिंग पे ही वेलोसिटी नहीं बताती है, किसी भी पॉइंट पर तुम वेलोसिटी का पता लगा सकते हो। जैसे कि मान लो कि थोड़ी देर बाद ब्लॉक कुछ यहाँ पहुंच जाती है, यहाँ पे इसकी हाइट कुछ 5 मीटर है ग्राउंड से। अब अगर मैं कहूँ कि इस टाइम पे इसकी वेलोसिटी का पता लगाने, तो तुम क्या करोगे? तो देखो एनर्जी तो कंजर्व होने वाली है, यानी कि जो एनर्जी, टोटल एनर्जी जो ब्लॉक के पास थी स्टार्टिंग में, वही टोटल एनर्जी होनी चाहिए ब्लॉक के पास फाइनली। तो आओ लिखते हैं टोटल एनर्जी स्टार्टिंग में। तो ये हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी, यहां लिख लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, 2 ही एनर्जी होगी इसके पास। ये बराबर होने वाली है पोटेंशियल एनर्जी फाइनल पीई फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल, काइनेटिक एनर्जी फाइनल। अब देखो इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी कितनी है ब्लॉक के पास? ये ब्लॉक कुछ 10 मीटर की ऊंचाई पे है ग्राउंड से, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होने वाली है इतनी mgh। ये 10 हो गया, ये 1 हो गया, ये 10, 100 जूल्स। तो यहां लिख लेते हैं 100 जूल्स। और काइनेटिक एनर्जी ये कितनी है इनिशियली? तो इनिशियली तो ब्लॉक रेस्ट पे है, मैं इसे बस छोड़ रहा हूं, यानी कि कोई वेलोसिटी नहीं है ब्लॉक के पास, यानी कि इनिशियली ये हो गई 0। फाइनली आओ बात करते हैं, ये होगी पूरी की पूरी टोटल एनर्जी इनिशियल स्टेट में, और यही एनर्जी कंजर्व्ड रहने वाली है। ये एनर्जी बिल्कुल चेंज नहीं होगी, जो टोटल है वो चेंज नहीं होने वाला है, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में अंदर ही अंदर कन्वर्ट हो जाएगी एनर्जी। तो फाइनली पोटेंशियल एनर्जी अगर हम कैलकुलेट करें तो वो हो जाएगी mgh, मास है 1, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसे मान लेते हैं कुछ 10, और हाइट ये कुछ 5 मीटर, तो यानी कि ये टोटल होगी 5 × 10 50 जूल। तो यानी कि पोटेंशियल एनर्जी तो कम हो गई। अब काइनेटिक एनर्जी कितनी है? तो अब ये तो हमें पता नहीं है इसकी वेलोसिटी क्या होगी। इसकी वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में होने वाली, इस डायरेक्शन में v। तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ m × ये v का होल स्क्वायर। इसी के बारे में हमें पता लगाना है। अब देखो क्योंकि एनर्जी कंजर्व्ड है तो ये जो फाइनल टोटल एनर्जी है ये बराबर होनी चाहिए 100 जूल्स के। अब अगर दोनों साइड में 50 से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा कि हाफ mv स्क्वायर ये बराबर होने वाला है 100 - 50 यानी कि 50 के। अब थोड़ी सी जगह बना के लिख लेते हैं, ये मैंने यहाँ थोड़ी सी जगह बना ली ऐसे। हाँ, तो हाफ mv स्क्वायर ये बराबर होने वाला है 100 - 50 दैट इज 50 जूल्स। अब इसे कैलकुलेट करने के लिए मैं दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और फिर मास से डिवाइड कर दूंगा, तो यहाँ आ गया v स्क्वायर और ये हो जाने वाला है 100, क्योंकि 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया, और डिवाइड बाई मास, मास है 1 तो ये 100 ही रहेगा। और इससे आ जाएगा मेरे पास v इज इक्वल टू √100 दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। तो हमारी ब्लॉक की वेलोसिटी हो गई कुछ 10 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे हमारा ब्लॉक ये जब आधी दूरी तक गिर जाता है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी ये भी आधी हो जाती है 100 से 50, और बाकी आधी पोटेंशियल एनर्जी ये कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में, और इसी की मदद से हमने निकाल लिया वेलोसिटी की वैल्यू। अब अगर यहाँ पे हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करनी होती काइनेमेटिक्स इक्वेशन की मदद से, कैलकुलस की मदद से, तब तो बहुत ही समय लग जाता, और इसलिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये बहुत ही अच्छी चीज़ है।
अब इसकी मदद से मैं कहीं पे भी ब्लॉक की वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकता हूँ, कहीं पे भी, हर एक पॉइंट पे इनफैक्ट, और मुझे बिल्कुल भी कैलकुलस का इस्तेमाल तो नहीं करना पड़ेगा। अब आओ, यहाँ तो हमने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है, एक बार क्विकली रिकैप कर लेते हैं। हमने इस वीडियो में बात किया कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। टोटल एनर्जी ऑफ अ ब्लॉक ये किसी भी पॉइंट पे सेम रहने वाली है, टोटल एनर्जी। बस क्या होगा कि एनर्जी का एक फॉर्म किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हमने इनिशियली टोटल एनर्जी कैलकुलेट की, वो थी कुछ 100, जो कि सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में थी। और थोड़ी देर बाद पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी कम हो गई, लेकिन जितने अमाउंट से पोटेंशियल एनर्जी कम हुई उतने ही अमाउंट से काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, और इसकी मदद से हमने वेलोसिटी की वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर लिया।